सो फाइनली बिज़नेस कॉमर्शियल नॉलेज के हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 अगर मैं बताऊं तो किन चीज़ों से डील करता है, तो जैसा कि आप इसका नाम देख पा रहे होगे, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। ब्रॉडली अगर कहूँ तो फंडिंग और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस को प्रमोट करने में मदद करती हैं, बिजनेसेस के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करती हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करती हैं, या फिर आप कह सको तो रेगुलेशन भी उनके साइड से होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस में। देखिए, यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पूरी चीज़ को कवर करना है। सबसे पहले आपके सामने आएगा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर किया जाएगा जो इंस्टीट्यूशन बिजनेसेस को प्रमोट तो करती हैं, बिजनेस के लिए काम तो करती हैं, उनके भले के लिए काम करती हैं, लेकिन उसमें पैसे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो मतलब पैसे से या फाइनेंस से कोई मदद नहीं करती हैं। लेकिन दूसरी इंस्टीट्यूशन कौन है? फंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट, डेवलपमेंट और रेगुलेशन तो करती है, साथ ही साथ यहाँ पे उनको फंडिंग भी देती है, फाइनेंस भी अवेलेबल करवाती है। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में हमारे सामने बेसिक 4 इंस्टीट्यूशंस हैं। आरबीआई है, सेबी है, सीसीआई है और IRDAI है। ठीक है, और फंडिंग इंस्टीट्यूशन में हमारे पास अकेला नाबार्ड है। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से वेल अवेयर होगे। जैसे आप आरबीआई से अवेयर होगे, आप सेबी से अवेयर होगे, आपने आरबीआई इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और सेबी आपने बिजनेस स्टडीज़ में फाइनेंस के जोन में पढ़ा होगा। सीसीआई नहीं पढ़ा होगा, IRDAI नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने नाबार्ड के बारे में भी जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए चीज़ें नई नहीं हैं, लगभग वही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉन्सेप्ट्स लगभग आपके 11th-12th वाले ही हैं, लेकिन उसका जो फॉर्म है, उसका जो फेस है, वो एक नए तरीके से आपके सामने लाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन जोन में। देखो भाई, जहाँ तक बात आती है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इन ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है वो क्या है? ठीक है, आमतौर पे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था बिज़नेस फैसिलिटेटर्स को। किसको पढ़ा था हमने? बिज़नेस फैसिलिटेटर्स को पढ़ा था। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि अगर एक बिज़नेस है तो बिज़नेस के जो इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसमें आमतौर पे बिज़नेस के फैसिलिटेटर्स होते हैं। बिज़नेस के फैसिलिटेटर्स कौन? वो लोग जो कि आपके लिए रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी करवाते हैं, वो लोग जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाते हैं, तो वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जिनको बिज़नेस फैसिलिटेटर्स कहा जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हो, जो कि एक लेयर ऊपर की तरफ जाता है, तो आपके सामने दिखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। आमतौर पे ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि बिज़नेस को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंकिंग की बात कर सकते हो, आप इंश्योरेंस की बात कर सकते हो, आप वेयर हाउसिंग की बात कर सकते हो, शिपिंग की बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो। तो ये सारे आपके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि बिज़नेस फैसिलिटेटर्स में आपके इमीडिएट कांटेक्ट में आए, ठीक है, साथ साथ बिज़नेस को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑक्सिलरीज या एड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो कि जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, तो बैंकिंग को भी कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर को भी कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। उसी तरीके से कम्युनिकेशन सेक्टर को भी कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी फंडा कोई कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ यही सबसे सुपीरियर जोन में आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप बैंकिंग जोन में जाते हो तो बैंकिंग जोन में आपको कौन मिलता है? आपको मिलता है RBI। ठीक है, इंश्योरेंस के केस में आपको कौन मिलता है? IRDAI मिलता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के केस में कौन मिलता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तराई आपको मिल जाता है। तो वही ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के तौर पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इसी फिगर को यहाँ पे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखो यहाँ पे किस तरीके से आपके सामने कॉन्सेप्ट रख रहा है। साफ साफ कह रहा है, देखो भाई, फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा स्टडी मटेरियल था उसमें बिजनेस फैसिलिटेटर्स एज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट दैट ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस बताया गया। ठीक है, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर्स कौन है? तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स एक तरीके का सिस्टम है जो कि आपके बिजनेस के लिए मल्टीपल अरेंजमेंट्स लेके आता है, और साथ ही आपके बिजनेस को प्रोसीड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे कह रहा है कि आप एनालॉजी ड्रॉ करो, ठीक है, आप इसे एनालॉजी कह सकते हो, एनालॉगी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है,
कैन यू रिकॉल दैट इन आर प्राइमरी क्लासेस वी रीड अबाउट हेल्पर्स। ये बेसिकली आपके प्राइमरी जोन्स की बात कर रहा है, हेल्पर टर्म को डिफाइन करने की बात कर रहा है कि हमने अपने छोटे क्लास में देखा था, अपने हेल्पर्स के बारे में जाना था। हेल्पर वो लोग होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाते हैं। तो बिज़नेस फैसिलिटेटर्स भी यही करते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है बिज़नेस को आसान बनाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाएगा, जो आपका सप्लायर होगा वो भी आपके बिज़नेस को आसान करेगा। ठीक है, तो इसलिए बिज़नेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा ईज़ करने में बिज़नेस फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, इसी के एक लेवल अप आप जाते हो तो आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बताया जाता है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग है। ठीक है, जो कि ये बिज़नेस को और भी ज़्यादा क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। बिज़नेस फैसिलिटेटर्स तो बनाते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इसे क्या कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को आमतौर पे फैसिलिटेटिंग बिजनेस के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, all the auxiliaries to trade comprise an important layer of business facilitators. Let us situate these at the intermediate layer. मतलब जो आपके ऑक्सिलरीज़ हैं उनको इंटरमीडिएट लेवल पर रखा गया है। प्राइमरी पे तो आपके सामने बिजनेस फैसिलिटेटर्स हो जाते हैं, उनके ऊपर कौन हो जाते हैं, तो ऑक्सिलरीज़ हो जाते हैं। और उनसे अगर आप एक लेयर ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के तौर पे काम करते हैं। मतलब वो ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड का जो एक जोन है, एक सेक्टर है, उसको कंट्रोल करते हैं और उसके थ्रू बिज़नेस को क्या करते हैं, मदद करते हैं। मदद क्या, एक तरीके से ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बिज़नेस काफ़ी आसानी से बढ़ सके। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग या फिर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के तौर पे काम करती हैं, तो आपके सामने आरबीआई हो जाता है, सेबी हो जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाता है, और ऐसे रेगुलेटरी कम डेवलपमेंटल एजेंसीज़ जैसे आपका IRDAI हो जाता है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और इसीलिए एक तरीके से एक लेयर बनाते हैं जो कि आमतौर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके आपके टॉप लेवल तक ये चीज़ें तरीके से जाती हैं। और इस पूरे अप्रोच को, मतलब प्राइमरी, इंटरमीडिएट और टॉप लेवल के अगर आप पूरे के पूरे सिस्टम को देखो तो इसे कहा जाता है बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। क्या कहा जाता है, बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। तो आप अपना जो पूरा का पूरा जो डायग्राम देख रहे हो ये आपके बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम का एक तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके सामने डिफाइन कर रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जो कि सबसे बेसिक है, जो कि आपके बिजनेस के साथ एकदम जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं जो कि बिजनेस को मल्टीपल वेज में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सबसे पहला है फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर कौन, वो लोग, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो ग्रुप जो कि बिज़नेस को ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, मदद करता है। तो क्या पे साफ साफ मेंशन है, दैट इज़ अ पर्सन और कंपनी हु ऑर्गेनाइजेस शिपमेंट्स फॉर द बिजनेसेस फर्म टू गेट गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूसर टू मार्केट, or from manufacturer or producer to a market or customer or final point of distribution. Note, freight forwarders network with shipping companies, airlines, railways and roadways, and origination, transit and destination ports and warehouses to provide logistic support to the business. तो पॉइंट तो क्लियर हो गया। आप सबसे पहले आपके सामने क्या आ जाता है, फ्रेट फॉरवर्डर्स आ जाता है जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है बिज़नेस इंक्यूबेटर। देखो बिज़नेस इंक्यूबेटर क्या होता है, बेसिकली बिज़नेस इंक्यूबेटर एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें एक बिज़नेस को एकदम शुरुआत से रखा जाता है, उसको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं जिससे वो ग्रो हो। ठीक है, साथ ही साथ उसको तरीके के सपोर्ट दिए जाते हैं। सपोर्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट होते हैं, ताकि वो बिज़नेस अच्छे से क्या करे, ग्रो करे। उसके बाद इंक्यूबेटर के बाद आता है बिज़नेस एक्सेलरेटर। जब इंक्यूबेटर में बिज़नेस अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है, मतलब वो कम्प्लीटली उसका एनालिसिस हो चुका है, उसका सर्वे हो चुका है, उसकी पोटेंशियलिटी का भी टेस्ट हो चुका है, तो फिर एक बिज़नेस एक्सेलरेटर के पास उसको कन्वर्ट किया जाता है, लेके जाया जाता है,
जो कि बिज़नेस एक्सेलरेटर उस बिज़नेस की कॉमर्शियल सक्सेस को कंफर्म करते हैं बाय क्विकली लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो कि उस बिज़नेस ने उस बिज़नेस इंक्यूबेटर में बनाया है। ऐसी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस जैसे IIT दिल्ली हो जाता है, IIT बॉम्बे है, ठीक है, IIMs हैं, वो अपने यहाँ बिज़नेस इंक्यूबेटर्स बनाते हैं। मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी आइडियाज़ को लेके आते हैं। बेसिकली वो आइडियाज़ जाके उन ऑर्गेनाइजेशन, उन कॉलेज में पिच करते हैं, उनको मल्टीपल फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, उस आइडियाज़ की पोटेंशियलिटी का टेस्ट होता है, फिर बिज़नेस को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है माइक्रो लेवल पे, फिर थोड़ा सा मीडियम लेवल पे, और जब लगता है कि हाँ ये बिज़नेस वर्क कर सकता है, ये आइडिया वर्क कर सकता है, तो फिर इसका एक कॉमर्शियल अप्रोच पे फिक्सअप किया जाता है। तो ये गेम होता है बिज़नेस इंक्यूबेटर और बिज़नेस एक्सेलरेटर का। नेक्स्ट आपके सामने है अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ग्रुप है या फिर वो इंडिविजुअल हैं जो कि बिज़नेस को टाइम टू टाइम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे एडवाइस करते रहते हैं। ठीक है, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डोमेस्टिक फाइनेंस हो या फॉरेन का हो, ठीक है, या फिर डेप्ट का स्ट्रक्चर हो, इक्विटी का हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, वो मदद करते हैं कि वो कहाँ से पैसे जमा कर सकते हैं, कहाँ से पैसे लेके आ सकते हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए तो जो नोटेड मर्चेंट बैंकर्स हैं या फिर जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं आर नॉट देमसेल्फ द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, द ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड। मतलब जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वही एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम करते हैं, जो कि एक तरीके से पैसे की अवेलेबिलिटी करवाते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप कहाँ से अपने लिए फाइनेंस या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एट लास्ट आपके सामने है मर्चेंडाइज़र। ठीक है, मर्चेंडाइज़र कौन है? तो मर्चेंडाइज़र वो है जो कि बिज़नेस को रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स लाने में मदद करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फैशन हाउस की बात की गई है, तो जो उनको फैब्रिक्स चाहिए, जो एक्सेसरीज़ चाहिए, जो उनको मटेरियल्स चाहिए, वो कहाँ से मिलता है? तो मर्चेंडाइज़र से मिलता है। मर्चेंडाइज़र्स उन्हें क्या करते हैं? अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट लेयर हो जाता है जहाँ पे आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हो, जो कि बिज़नेस के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या बिज़नेस फैसिलिटेटर है? बट ऑब्वियसली बात है, हमने जस्ट अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से हमारे बिज़नेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए प्रीसीडिंग चैप्टर में आपको चीज़ें प्रॉपर्ली डिस्कस की गई हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और परवेसिव डिटर्मिनेंट है बिज़नेस एक्टिविटी का। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर प्रो हुई तो अच्छी बात है, एंटी हुई तो वह दिक्कत हो जानी है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा कोई भी बिज़नेस का लेवल नहीं है या फिर ऐसा कोई भी बिज़नेस का फॉर्म नहीं है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब देखो एक स्टेप यहाँ पे आगे चलते कहता है दैट इंडियाज़ फॉरेन फाइटर्स डिड नॉट merely फाइट फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, दे हैड अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट केम अप विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1948। तो फिर से वही जो आपके जो प्रीसीडिंग चैप्टर उनकी बातें दोहराई जा रही हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, उन्होंने बस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी, एक इंडिया को इस तरीके से इमेजिन किया था कि भाई इंडिया इकोनॉमिकली भी क्या हो, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो। इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरी फर्स्ट फेज़ में आपके सामने इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1948 नज़र आता है। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंस के कुछ महीने के बाद ही लॉन्च कर दिया गया था। 1951 में हमने प्रॉपर्ली अपने यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत की और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को भी लॉन्च किया। ठीक है, साथ ही साथ IDRAI को एक तरीके से गवर्नमेंट के तौर पे अटैच किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप की गई कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके इंडिया में। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आया, जो कि आमतौर पे पब्लिक सेक्टर के रोल को काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज करके गया, लार्ज इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गाइड करके गया कि भाई कैसे इनका ग्रोथ कन्फर्म करना है आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में, लगभग 3 डिकेड्स की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, इनिशियली आपको पता होगा, हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा था कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल रहा था इंडिया के डेवलपमेंट में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया था, कंज्यूमर गुड्स पे उसे क्या कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे इकॉनमी को अगर स्ट्रॉन्ग होना होता है तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए टाइम टू टाइम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल क्या किया गया, कर्टेल किया गया और प्राइवेट बिजनेस को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया।
इसीलिए इनिशियली आपके सामने डेवलपमेंट बैंक्स का जिक्र आता है, इंडस्ट्रियल ईस्ट है जो कि लेटर आपके सामने एक कैपिटल मार्केट के तौर पे डेवलप किया गया उन्हें, और एट लास्ट नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लॉन्च किया गया जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं, और जिसका रिज़ल्ट है कि आज इंडिया का एक लेवल है आपके बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, अब हमें बात आती है कि आगे अगर हम एक स्टेप देखते हैं तो हमारे को अब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, जो ऑर्गेनाइजेशंस एज अ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम की हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक नंबर 5.2 कहता है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर बिजनेस फैसिलिटेशन इन इंडिया, जिसमें हम इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज़ के रेफरेंस में चीज़ों को कवर अप करेंगे। जस्ट अ मिनट, देखिए जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने हैं। RBI है जो कि सबसे एपेक्स बैंक है इंडिया में, सेंट्रल बैंक के तौर पे। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, वो सिक्योरिटी मार्केट या कैपिटल मार्केट का सबसे टॉप अथॉरिटी है जिसके हाथ में हर चीज़ है, हर कंट्रोल है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि इंडिया में फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस को क्या करता है, गाइड करता है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ताकि यहाँ पे कोई भी कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो कॉमन है, कंपटीशन एक जनरल स्फेयर पे आ जाता है, सेबी जनरल स्फेयर पे आ जाता है, बैंकिंग जो RBI है एक जनरल स्फेयर पे आ जाता है। वो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नहीं है, वो पूरे इंटायर इकॉनमी का है। ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर्स को भी बनाया गया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। जैसे आपके सामने इंश्योरेंस के केस में IRDAI को बनाया गया। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तराई को बनाया गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, जैसे एयरटेल है या फिर जियो है, इनका जो पूरा का पूरा एक जो सबसे टॉप अथॉरिटी है वो तराई है। ठीक है, तो आमतौर पर इनको इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर कहा जाता है। तो एक होते हैं जनरल बिजनेस फैसिलिटेटर जो कि इकोनॉमी एज अ होल को कवर अप करते हैं, और एक होते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रेफरेंस में यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक होता है फंडिंग और एक होता है नॉन फंडिंग। ठीक है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बिजनेस फैसिलिटेटर्स जो कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। जैसे RBI इन्वेस्ट नहीं करता, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, सेबी इन्वेस्ट नहीं करता, तराई इन्वेस्ट नहीं करता, IRDAI इन्वेस्ट नहीं करता है। सो ये सारे क्या हैं आपके सामने, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अगर एक ब्रॉड सेंस पे देखा जाए, अगर इनका जनरल डिस्क्रिप्शन आप पढ़ो, इनके रोल को पढ़ो, तो ये आपके बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपके बिज़नेस पे इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, मतलब शुरुआत से लेके आखिर तक इनका पूरा का पूरा बहुत सारा काम होता है। इट्स लाइक कि टेस्टिंग, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, होस्ट ऑफ बिजनेस एक्सटेंशन सर्विसेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखा है दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स in entrepreneurship development। मतलब आपके सामने जो NIESBUD है, बेसिकली ये ट्रेनर्स को ट्रेन करती है ताकि नए और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या किया जाए, तैयार किया जाए, डेवलप किया जाए, गाइड किया जाए। उस तरीके से EDI है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल पे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। उस तरीके से जो 30 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके 28 ब्रांचेस हैं जो कि हर एक स्टेट कैपिटल्स में प्रेजेंट होते हैं और इंडस्ट्रियल सिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो मल्टीपल एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज हैं उसको क्या कर सकें, होस्ट कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को एक तरीके से जागरूक कर सकें इन बिजनेसेस के बारे में या फिर एंटरप्रेन्योरल एवेन्यूज़ के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशंस एक कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती हैं। इफ़ यू वांट टू गेट एडवाइस और इट्स लाइक कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को पिच कर सकते हो, क्योंकि इनके पास मल्टीपल डेटाज भी होते हैं, उन डेटाज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब आते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस पे। सबसे पहले हमारे सामने है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि नॉन फंडिंग है और याद रख लीजिएगा ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज़ में हम देख लेते हैं। देखो भाई, RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। याद रख लीजिएगा, एक्ट का टाइम अलग है और इस्टेब्लिशमेंट का टाइम अलग है। एक्ट 1934 में पास हुआ, लेकिन RBI की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1935 को शुरू हुई। याद होगा आपको
को जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो उसके रेफरेंस में इसको याद रख लीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीआई कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है तो आप कहोगे आरबीआई एक्ट 1934, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट डेट क्या है तो आप बताओगे 1 अप्रैल 1935। ठीक है, देखो भाई, अगर आप शुरुआती दौर में देखोगे, इनिशियली और फर्स्ट स्टेजेस में देखोगे, तो जो आरबीआई था वो प्राइवेटली ओन्ड था। ठीक है, उसको 1949 में क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। मतलब आज़ादी के वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से प्राइवेट ओन्ड बैंक थी, ये कोई सरकार के हाथ में नहीं थी। लेकिन आज़ादी के 2 साल के बाद 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब सरकार के अधीन ला दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझिएगा। आगे कहता है इसकी जो सेंट्रल ऑफिस थी वो पहले कलकत्ता में थी, क्योंकि आपको पता होगा जो वहाँ की प्रेसिडेंसी थी वो काफ़ी अच्छी प्रेसिडेंसी मानी जाती थी। लेकिन 1937 में उसको क्या कर दिया गया, मुंबई शिफ्ट अप कर दिया गया परमानेंटली उसके हेडक्वार्टर को। ठीक है, साथ ही साथ याद रख लीजिएगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उसे गवर्न करते हैं। और ये जो बोर्ड हैं उस बोर्ड में अपॉइंटमेंट किसको दी जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में आरबीआई एक्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ही इस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं क्या करती है, एक तरीके से नियुक्त करती है। ठीक है, अपॉइंट करती है। इसलिए आपको पता होगा कि जो रघुराम राजन थे उनकी भी अपॉइंटमेंट, या फिर उर्जित आर पटेल उनकी अपॉइंटमेंट, ठीक है, या फिर जो अभी हमारे यहाँ आरबीआई गवर्नर है उनकी अपॉइंटमेंट सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस से ही होती है। और इसलिए बहुत बार एक तरीके से एलिगेशंस पे लगाया जाते हैं कि गवर्नमेंट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए अपने यहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर्स को क्या करती है, अपॉइंट करती है या फिर नॉमिनेट करती है। जैसे अभी हमारे यहाँ शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, तो अब उनका सिनेरियो देख रहे हो, साहब हैं एक तरीके से सिविल सर्वेंट, हिस्ट्री पढ़े हुए हैं लेकिन आरबीआई संभाल रहे हैं, तो एक सीन हो जाता है। बट उस जोन में मत जाइएगा। बट ये समझिएगा कि हाँ, आरबीआई कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं, बट आरबीआई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के डायरेक्टली अधीन नहीं आती है, गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। आरबीआई अपने लिए ऑटोनोमस डिसीजंस आराम से ले सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, एक तरीके से इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में चीज़ देखी गई है कि जब जब सरकार मजबूत होती है, ठीक है, तो संवैधानिक संस्थाएं या फिर जुडिशरी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन जब जब सरकार कमज़ोर नज़र आती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, अथॉरिटीज़ होती हैं, जो जुडिशरी होती है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फेज में, स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक मेजॉरिटी में, इट्स नॉट लाइक कि कोई डरा रहा है कि हम समर्थन ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर यूपीए की गवर्नमेंट की बात करोगे तो उस टाइम पे थोड़ा नज़र आता था, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे से काम कर पाती थी। लेकिन जब सरकार मजबूत होती है, पूर्ण बहुमत में होती है, तो जो सिनेरियो है जुडिशरी एंड ऑल इन सब का आपको नज़र आता होगा। तो ये आरबीआई के साथ भी होता है। तो आरबीआई आप कह सकते हो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, रिलेट तो करती है, कम्प्लीटली ऑटोनोमस तो नहीं है, बट हाँ जो है आपके बुक में वो है। नेक्स्ट बात आती है आरबीआई का रोल क्या है, इस बात को समझिएगा। जब तक आरबीआई के रोल की बात आती है, सबसे पहले ये सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का, जो कि एक पिवोटल पोजीशन को क्या करती है, होल्ड करती है इंडियन इकोनॉमी में। उनके रोल्स को पॉइंटर्स में समराइज कर दिया गया है। सबसे पहला क्या कि आरबीआई एक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी इंडिया में, नोट छापने का पूरा काम इनका है। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग, डेवलपिंग एंड डाइवर्सिफाइंग ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में अपनी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विच मीन्स व्हाट, जो इकोनॉमिकल जो अप्स एंड डाउन्स होते लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, इन सारे फेजेस की जो जिम्मेदारी होती है वो आरबीआई के कंधों पे होती है, उसका मेंटेन करना इनका ज़िम्मा होता है। और साथ साथ इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसमें भी क्या करती हैं, असिस्ट करती हैं। साथ ही साथ इंडिया की ये एमिनेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी तक को क्या करती है, कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली कौन बनाता है, तो आरबीआई ही बनाती है, जो कि मनी सप्लाई से रेलेवेंट जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं।
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो आरबीआई है वो हमारे गवर्नमेंट की एडवाइज़र भी होती है इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल अपफ्रंट्स पे, ठीक है। तो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाते वक्त सरकार को आरबीआई से एडवाइस लेना होता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स में ये आरबीआई जो होती है हमारे देश को, हमारी सरकार को क्या करती है, रिप्रेजेंट भी करती है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन कॉमर्शियल बैंक्स के फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के तौर पे काम करती है। और इनफैक्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम, एक साउंड बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट और एडिक्वेसी की जिम्मेदारी किस पे होती है, आरबीआई के कंधों पे होती है। और एक तरीके से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के ग्रोथ की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आरबीआई लेती है अलॉन्ग विथ सेबी, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है, खैर अभी आप तो नहीं कह सकते इमर्जिंग इकॉनमी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है, बट स्टिल आरबीआई इमर्जिंग इकॉनमी के रेफरेंस में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को कंट्रोल में रखती है, ठीक है। और स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स को अपने यहाँ प्रायोरिटी में जगह देती है। इसमें एग्रीकल्चर हो जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो जाते हैं, उनकी जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी काफ़ी सस्ते पे अवेलेबल हो, इसका कंफर्मेशन हमारे आरबीआई करवाती है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती है मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड चैनलाइज क्रेडिट इन डिज़ायर्ड डायरेक्शंस। मतलब अगर सरकार को बहुत बार लोन की ज़रूरत होती है तो इनके केसेस में भी इनकी अवेलेबिलिटी आरबीआई कंफर्म करती है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होता है, तो उसकी जो ऑक्शनिंग का काम होता है वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन करता है, तो आरबीआई ही करती है। तो ये आरबीआई के कुछ रोल्स हैं, इसको समझिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आरबीआई का फंक्शन, ठीक है। देखो भाई, आरबीआई के प्रेम्बल में ये कुछ बातें लिखी गई हैं, वहाँ से एक लाइन उठाया गया है, ठीक है। कोट, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, unquote। तो ये completely define कर देता है कि आरबीआई का क्या फंक्शन है। सबसे पहले आरबीआई का फंक्शन आपके सामने क्या है, इशू ऑफ बैंक नोट, मतलब करेंसी इशूइंग अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है कि भैया रिजर्व मेंटेन करे। क्यों रिजर्व मेंटेन करे, ताकि इकॉनमी में मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो सके। तो एक और फंक्शन क्या हो गया इसका, कि इकॉनमी में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बना के रखें। साथ ही साथ करेंसी सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई करता है, आरबीआई का काम है। साथ ही साथ क्रेडिट सिस्टम, जो उधार वाला जो प्रॉपर एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो आरबीआई लेता है। तो इस पूरे लाइन में आरबीआई के मल्टीपल फंक्शंस को क्या किया गया है, मार्क किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल में कि सेंट्रल बैंक के कुछ मेजर फंक्शंस क्या है। उम्मीद है मोस्टली आप लोग इसको जान चुके होंगे बहुत पहले भी, बट ठीक है, ब्रश अप कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ बात आती है कि आरबीआई का मेजर काम क्या है, इशू ऑफ करेंसी, ठीक है। याद रख लीजिएगा, आरबीआई के पास मोनोपोली पावर है, एक सोल अथॉरिटी है आरबीआई इंडिया में करेंसी इशू करने के लिए। करेंसी इशू, कैसी करेंसी, जितने भी पेपर नोट्स हैं, क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं उन कॉइन्स को इशू कौन करते हैं, हमारे देश में सरकार करती है। तो पेपर नोट ही बस हमारे आरबीआई के हाथ में है, याद रख लीजिएगा। लेकिन जितने भी कॉइन्स हैं वो कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी एक सिक्के होते हैं या फिर जो 1 रुपये के नोट होते हैं, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, ये सब कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द हेड ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। और 1 रुपये के नोट को भी देखोगे तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है यूनिट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में, और उस पर जो सिग्नेचर होता है वो इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। क्या होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। तो इसीलिए 2 रुपये के नोट से लेके 2000 तक के नोट्स जो भी बाज़ार में आते हैं सब आरबीआई के थ्रू ही आते हैं, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन भी आपके सामने किया गया है दैट द आरबीआई इज़ द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया अदर दैन 1 रुपी कॉइन्स एंड नोट एंड सब्सिडरी कॉइन। तो 1 रुपये के कॉइन और 1 रुपये के नोट और कुछ जो सब्सिडरी कॉइन देखते हो बहुत बार 100 रुपये के सिक्के सरकार जारी करती है इस टाइम पे उस टाइम पे, ये सब सरकार करती है, आरबीआई नहीं करती है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिलेटिवली बहुत स्मॉल होता है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो हम अपने जो डेली एक्सचेंज उसमें कितने करेंसीज कितने सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। मेजरली क्या होता है, हमारे यहाँ पेपर नोट ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इशू ऑफ करेंसी पहला फंक्शन।
दूसरा फंक्शन आपके यहाँ क्या आ जाता है? तो दूसरा फंक्शन आपके यहाँ आ जाता है दैट्स कॉल्ड बैंकर टू द गवर्नमेंट। सरकार के बैंकर के तौर पे भी हमारा आरबीआई काम करता है। ठीक है, देखो भाई, जितने भी जनरल बैंकिंग बिजनेसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब कौन करता है? आरबीआई करता है। सरकार के बिहाफ में मनी को एक्सेप्ट करना, सरकार के बिहाफ में किसी को पेमेंट करना, ठीक है, ये सारे जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं एक्सचेंज और रेमिटेंसेस के ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो आरबीआई करती है। साथ ही साथ पब्लिक डेब्ट को मैनेज करना और नए लोन्स को इशू करना, जो पब्लिक लोन्स है, जैसे सरकार लोन लेती है पब्लिक से, तो वो भी मैनेज करना जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ फॉर इंश्योरिंग द सक्सेसेस ऑफ लोन ऑपरेशंस इट एक्टिवली ऑपरेट्स इन गिल्ड एज मार्केट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन क्वांटम, टाइमिंग एंड टर्म्स ऑफ लोन्स। तो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहते हैं कि हाँ जी, आपको कब लोन लेना चाहिए, कब लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कब आप लोन देने की स्थिति में होंगे, कब आप नहीं होंगे, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और लोन की क्या शर्तें होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से आपको लोन लेना चाहिए, ये सारा एडवाइस आरबीआई सरकार को देती है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट के तौर पे। साथ ही साथ जितनी भी ट्रेजरी बिल्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचना किसका काम है? आरबीआई का काम है। और जो एक्सेस लिक्विडिटी इकॉनमी में है, मतलब जो बेमतलब के पैसे पड़े हुए, जो करेंसीज पड़े हुए हैं, उनको स्वाइप अप और उनको वाइप अवे भी करने का काम कौन करती है? आरबीआई ही करती है। नेक्स्ट, आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लोन भी देती है, क्योंकि जब सरकार का बैंक है तो बैंक तो भाई लोन भी देता है, तो इसलिए सरकार को लोन भी देती है। बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है, जो कि 90 डेज़ में क्या होता है? रीपेबल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई सरकार के एडवाइज़र के तौर पे तो काम करती ही करती है, पॉलिसीज़ इश्यूज़ पे भी सरकार यहाँ पे काम करती है और मल्टीपल इकोनॉमिक इश्यूज़ पे भी सरकार रेगुलर बेसिस पे, जो आरबीआई है वो रेगुलर बेसिस पे सरकार को एडवाइस करते रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन और प्लानिंग फील्ड में भी रेगुलर बेसिस पे उसको गाइड करती है। और स्पेशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को बनाना, उनको एक तरीके से एग्जीक्यूट करना, नए लोन्स के रेफरेंस में डिस्कशन, एग्रीकल्चरल फाइनेंस और लेजिस्लेशन, क्या कानून बनने चाहिए जो कि बैंकिंग को अफेक्ट करेंगे, क्रेडिट को अफेक्ट करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस को अफेक्ट करेंगे, इन सभी जॉनर्स पे आरबीआई सरकार की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, एडवाइस करती है, या फिर सरकार का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन भी आरबीआई करती है। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक। देखो भाई, सरकार का तो बैंक हमारा आरबीआई है ही, बैंकों का भी बैंक हमारा आरबीआई है। सरकार को लोन चाहिए, आरबीआई से लेगी। सरकार को अपने डिपॉजिट्स रखने, आरबीआई के पास। ठीक उसी तरीके से अगर बैंकों को लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए, तो आरबीआई से कांटेक्ट करते हैं। या फिर अगर बैंकों को अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो रखने हैं, जो पैसे वो रखने हैं, तो आरबीआई के पास रख सकते हैं। अगर आरबीआई से कुछ असिस्टेंस चाहिए तो वो भी होता है। इसलिए कहा जाता है दैट आरबीआई हैज़ बीन वेस्टेड विद extensive power to control and supervise commercial banking system under the Reserve Bank of India Act 1934 and Banking Regulation Act 1949। याद रख लीजिएगा, दो अलग अलग कानून हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू आरबीआई को बनाया गया, उसके पावर्स को कंफर्म किया गया। ठीक है, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ठीक है, शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिनका नाम है, जिनको मेंशन किया गया है, ठीक है, तो उनको शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है। उनको सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व रेशो बनाना होता है आरबीआई के साथ। याद होगा हमने कभी सीआरआर पढ़ा था, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो फॉर श्योर को आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, दैट्स कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। तो सारे शेड्यूल बैंक को कैश रिजर्व रेशो बनाना होता है और कैश रिजर्व रेशो का पैसा किसके पास होता है? ऑब्वियसली बात है, आरबीआई के पास ही होता है। तो इसीलिए आरबीआई उनके जो क्रेडिट पोजीशन है उनको कंट्रोल करती है, उनका जो क्रेडिट सिस्टम है उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं या फिर जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल करवाना, उनके बिल्स को डिस्काउंट करना, उन्हें लोन देना, उन्हें एडवांसेस देना, उनकी सिक्योरिटीज़ को अप्रूव करके उन सिक्योरिटीज़ के बिहाफ में लोन देना, ये आरबीआई की एक
फंक्शन रही है। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्ट भी करते रहता है। ठीक है, एंड कॉल्स फॉर रिटर्न्स एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम बैंक, मतलब कितना आपने डिपॉजिट लिया, कितना आपने लोन दिया, कितनी आपकी इनकम हुई, कितना आपने स्प्रेड अर्न करा, ये सारी चीज़ों के बारे में रेगुलर बेसिस पे जो हमारा आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से इन्फॉर्मेशन या फीडबैक लेते रहता है, और कि अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम के लिए जो अल्टीमेट अथॉरिटी है या फिर जो आंसरेबिलिटी है वो किसके पास है, आरबीआई के पास। जवाबदेही तो भाई उन्हीं की बनती है, तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे इनका इंस्पेक्शन और इन पर नज़र बनाने का भी काम हमारा आरबीआई करते रहता है। नेक्स्ट, आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये भी हम जानते हैं लगभग पहले से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स का मतलब क्या, देखो भाई अगर एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो भाई ऑब्वियसली बात है वो डोमेस्टिक करेंसी में तो होगा नहीं, वो फॉरेन करेंसी में होगा। तो इस केस में इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा कि फॉरेन करेंसी में अगर लेन देन होता है तो फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, और फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री के रेगुलर एक्सचेंज सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो तो डोमेस्टिक करेंसी होगी। इसलिए अगर हमारे को करेंसी की ज़रूरत होती है या फिर अगर हमारे को करेंसीज़ को कन्वर्ट करवाना होता है तो इस केस में आरबीआई हमारे को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो क्या पे कहता है, द आरबीआई इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है, जैसे वो हम देखते हैं ना $1 इक्वल टू इतना रुपीज़ एंड ये रुपीज़, इसको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसका है, आरबीआई का है। इस फंक्शंस के लिए आरबीआई नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तैयार करती है, जिसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस अगर होते हैं तो उसका कोई ज़्यादा पंगा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं तो यहाँ पे उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, इनएडिक्वेट हो जाते हैं, हमारे पास इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो फिर हमें को IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बोरो करने की नौबत आ जाती है, जो कि 1991 में हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे हुआ था। चल नेक्स्ट हमारे सामने क्या आ जाता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बाद हमारे सामने एक और पॉइंट रखा गया है, बाद नहीं उसी का हिस्सा है, दैट आरबीआई हैज़ अथॉरिटी टू एंटर इनटू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। हमारी आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कर सकती है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, दूसरी करेंसी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना। साथ ही साथ एक्सचेंज कंट्रोल भी करती है, जैसे यहाँ पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, दैट्स कॉल्ड फेमा कहा जाता है। बेसिकली फेमा से पहले एक दूसरा कानून था, दैट्स कॉल्ड फेरा, दैट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1991 के बाद से रिपील कर दिया गया, हटा के उसको रिप्लेस करके फेमा लाया गया। इस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमारी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमारी डोमेस्टिक करेंसीज़ की वैल्यूज़ को कंफर्म करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो पेमेंट्स होते हैं उन पेमेंट्स में फॉरेन करेंसीज़ की अवेलेबिलिटी करवाना, ये हमारे आरबीआई का फंक्शन रहा है। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल का काम हमारा आरबीआई करता है। ऑलरेडी आपको पता है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे डीप में बताने का कोई सेंस अभी नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई, क्रेडिट रोल आमतौर पे क्रेडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए और लोगों के बीच में परचेजिंग पावर अवेलेबल करने के लिए। साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। अगर यहाँ पे परचेजिंग पावर हमारी चेंज होती है, अगर परचेजिंग पावर घटती है तो दिक्कत हो जाती है, परचेजिंग पावर हमारी घटनी नहीं चाहिए। इसका कंफर्मेशन क्रेडिट के थ्रू हमारा आरबीआई करता है। इसलिए जो दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो जो कि इंटायर इकॉनमी को अफेक्ट नहीं करते, क्वांटिटेटिव जो कि इंटायर इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव में आपको याद होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का हिस्सा है, लेकिन क्वालिटेटिव में आपके सामने मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, सब आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि देखो भाई, हमारा जो आरबीआई है ना, उसका कुछ प्रमोशनल फंक्शन भी है, वो प्रमोट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है, क्या प्रमोट करता है, बैंकिंग हैबिट, मोबिलाइजिंग सेविंग्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मतलब जो लोग हैं वो पैसा बचाएं और बचा के बैंकों में रखें, बैंकों में लोगों का विश्वास हो कि बैंक उनके पैसे को लेके नहीं भागेगा। एक जो बैंकिंग कल्चर है वो इंडिया के हर एक कोने कोने तक कहीं ना कहीं इनकलकेट हो, इसका जो काम है वो आरबीआई अपने सर पे लेती है। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करवाना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या
ट्रेडिंग सेक्टर के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए, इनका भी कंफर्मेशन आरबीआई ही करती है। इसीलिए ये जो कुछ स्पेशलाइज्ड काम है जो कि एग्रीकल्चर का नाबार्ड को दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एग्जिम बैंक को दिया गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के रेफरेंस में सिडबी को दिया गया, बट स्टिल नाबार्ड का भी रिश्ता आरबीआई के साथ बनता है, एग्जिम बैंक का भी कहीं ना कहीं देखरेख आरबीआई करता है, और सिडबी की भी जो मैनेजिंग होती है इनडायरेक्टली आरबीआई के रेफरेंस में ही होती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो आरबीआई है वो रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी का जो कम्प्लीटली क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी जिम्मेदारी हमारे आरबीआई के सर पे है। साथ ही साथ आरबीआई का एक और काम है, दैट्स कॉल्ड कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, क्योंकि भाई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। यही डेटा है कि जो ट्विटर के पंगे कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं, फेसबुक के पंगे देखने को मिलते हैं, इंस्टाग्राम के देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई जो डेटा है पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा लोग कंपनीज़ ले लेती हैं फिर बेच देती हैं, तो इसलिए डेटा तो आपको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस जोन में नहीं जाना। बट ये देखना है कि जो हमारे इकोनॉमी का जो डेटा है, जैसे जीडीपी की वैल्यूएशन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, ये सब कलेक्ट कौन करता है? तो आरबीआई कलेक्ट करती हैं और पब्लिक डोमेन में रखती हैं, ताकि जिसको ज़रूरत हो उस डेटा की मदद से अपना काम कर सकता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल, बैंकिंग और इकोनॉमी, ये सारा काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। नेक्स्ट, बिज़नेस फैसिलिटेटर के तौर पे हमारे आरबीआई का क्या रोल है? तो बिज़नेस फैसिलिटेटर के तौर पे हमारे आरबीआई के 2 रोल्स रखे गए हैं रेफरेंस में। फर्स्ट इज़ करेंसी पॉलिसी एंड सेकंड इज़ क्रेडिट पॉलिसी। जहाँ तक करेंसी पॉलिसी की बात आती है तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ एक जेन्युइन लेवल और एक नॉर्मल लेवल, ऑप्टिमम लेवल ऑफ मनी सप्लाई हमेशा बना रहे। मनी सप्लाई ना ज़्यादा कम हो, मनी सप्लाई ना ज़्यादा ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कम होगा मनी सप्लाई तो वैसी बात है डिफ्लेशन के चांसेस होंगे, ज़्यादा होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन के चांसेस होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे याद रख लीजिएगा, एडिक्वेट मनी सप्लाई क्रिटिकल होता है इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए और बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है। जितने भी फैक्टर इनकम, जितनी भी कमाई होती है भैया वो तो करेंसी में ही होती है, बिजनेस रेवेन्यू भी करेंसी में ही होते हैं। तो इसलिए करेंसी की अवेलेबिलिटी ज़रूरी हो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है? तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है दैट्स कॉल्ड क्रेडिट पॉलिसी, आरबीआई का रोल एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पे, ठीक है। तो एक तो करेंसी की अवेलेबिलिटी तो करवाती है। अगर किसी के पास करेंसी नहीं है तो अगर कोई लोन लेना चाहे तो वो लोन भी ले सकता है, लेकिन आरबीआई तो डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करती। ऊपर आरबीआई होती है, नीचे हमारा बैंक होता है, और बैंक से रिश्ता हमारे कॉमन पब्लिक का आमतौर पे देखा गया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इकॉनमी में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है या फिर इकॉनमी में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में आरबीआई बैंकों को एक तरीके से कंट्रोल करती है कि कौन लोन देगा, कौन लोन नहीं देगा, कौन कितना लोन देगा और कौन किस रेट से लोन देगा। तो इसलिए क्रेडिट पॉलिसी के रेफरेंस में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स करती है हमारी आरबीआई, ताकि जो हमारा जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो एक अच्छे से काम करे, जो हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे तरीके से काम कर सके। क्लियर? तो ये क्रेडिट पॉलिसी के रेफरेंस में। चलिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले रेपो रेट है, फिर उसके बाद आपके सामने रिवर्स रेपो रेट है, फिर आपके सामने बैंक रेट हो जाता है। देखो भाई ध्यान से सुनना, उसके बाद आप अपने इस पूरे कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक्स अपनी बिल्स को डिस्काउंट करवाती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। याद होगा आपने क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो कहाँ जाता है? बैंक में जाता है अपने बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए। मान लेते कितना डिस्काउंट, मान लेते 1 लाख का बिल है और जो कमर्शियल बैंक है कह रहे कि हम 10% चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे आपको 90,000 मिलेगा और 10,000 बैंक अपने पास रख लेगी, जिसको यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट भी कहा जाता है। तो उसी तरीके से अगर कमर्शियल बैंक के पास कोई यहाँ पे कमर्शियल बिल है तो उस बिल को कहाँ लेके जाएगी?
कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लेके जाएगी और उसे कहेगी कि आरबीआई आप हमारा जो बिल है उसे डिस्काउंट कर दीजिए, और जिस रेट पे डिस्काउंट करेगी उसी को डिस्काउंटिंग रेट या बैंक रेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। क्या है भैया रेपो रेट? समझिएगा ये रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक बोरो करती है किससे? तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। देखो यहाँ पे कहता है द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म repurchase rate. Generally these loans are of short duration up to 2 week। तो समझ में आ गया कि कैसा रेट, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है उसे कहा जाता है रेपो रेट। अब आपके सामने क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक, ध्यान से सुनिएगा, कॉमर्शियल बैंक अपने एक्सेस रिजर्व्स या फिर कॉमर्शियल बैंक अपने एक्सेस फंड को पार्क करती है। क्या करती है? पार्क करती है आरबीआई के पास, और आरबीआई बदले में उसे क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो अगर यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अपने एक्सेस रिजर्व को, एक्सेस फंड को, एक्सेस मनी को जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो आरबीआई के पास लेके जाती है, अगर आरबीआई उसको लोन की अवेलेबिलिटी करवाता है तो दिस इज़ लोन की अवेलेबिलिटी नहीं, आरबीआई अगर उससे वो एक्सेस रिजर्व लेता है और उसके बदले में इंटरेस्ट देता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिवर्स रेपो रेट। बहुत बारे लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। नहीं, कंप्लीटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आरबीआई को लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉमर्शियल बैंक का एक्सेस रिजर्व होता है, ज़रूरत से ज़्यादा का पैसा होता है। तो बस यही डर होता है कि बेमतलब के पैसे अगर कॉमर्शियल बैंक डाल देती है मार्केट में तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आने के खतरे होते हैं। तो इस खतरे से बचने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ऑफर करती है रिवर्स रेपो रेट का सिस्टम, जिससे पैसे भी उसके पास आ जाते हैं और इकॉनमी भी बैलेंस रहती है। इसलिए देखो साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विथ आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड। ओके, बहुत लोग उल्टा समझ लेते हैं, जैसे रेपो रेट पे एकदम सीधा लिखा होता है कि बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, तो लोग समझते हैं रेपो रेट का उल्टा मतलब आरबीआई बोरो करेगी बैंक से। नहीं, यहाँ पे बोरो वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट में। अगर आपने बोरो टर्म का यूज़ करा है तो ये इनकरेक्ट है, बोरो टर्म रेपो रेट में होता है। तो उम्मीद है आपको ये 3 रेट समझ में आ चुके होंगे, और इन्हीं तीनों रेट से जो हमारी आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल इकोनॉमी में करते रहती है। नेक्स्ट हमारे आरबीआई के कुछ और फंक्शन है, क्योंकि जब हम इन फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4 में आरबीआई का रोल था बिजनेस फैसिलिटेशन के तौर पे कि आरबीआई किस तरीके से हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करती है। तो करेंसी, पैसे की अवेलेबिलिटी, क्रेडिट पॉलिसी, उधार अवेलेबल होना चाहिए। अब इसी में कुछ और भी पॉइंट्स आपके सामने, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। देखो ये जहाँ तक फाइनेंशियल सिस्टम की बात आती है तो फाइनेंशियल सिस्टम इट्स लाइक कि पैसा, किसकी बात होगी? पैसे की बात होगी। और आपको ऑलरेडी पता है कि फाइनेंस इज़ दी लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पैसा है वो एक तरीके से ब्लड का काम करता है। पैसा नहीं तो भाई समझ लो कि धंधा पानी जाएगा ही जाएगा, जैसे कि इस अभी फेजेस में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एक वेल डेवलप फाइनेंशियल सिस्टम एक तरीके से सिग्नेचर माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि मतलब जितना फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप और स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारी इकोनॉमी डेवलप और स्ट्रॉन्ग होगी। इस फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स या प्लेयर्स होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब होते हैं। और आरबीआई को इस फाइनेंशियल सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि पूरी फंक्शनिंग को देखता है कॉमर्शियल बैंक के रेफरेंस में। साथ साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं, जिनको हम एनबीएफसीज के नाम से भी जानते हैं, वो भी किसको रिपोर्ट करती हैं? वो भी आरबीआई को ही रिपोर्ट करती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल सिस्टम का जो पप्पा है वो कौन है? आरबीआई है। एंड दैट्स वाई आरबीआई की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप और एक तरीके से ग्रो करे। नेक्स्ट, अब आपके सामने फंड ट्रांसफ़र एंड पेमेंट मैकेनिज्म। याद होगा अगर हमारे को पेमेंट करना होता है, वेदर वो एनईएफटी होता है या फिर आपका जो एक तरीके से क्या कहते हैं, एनईएफटी के साथ एक और टर्म होता है ना, एनईएफटी, नेफ्ट और सेटलमेंट ऐसे करके
चलो जो भी है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है। जो एक ट्रांसफ़र्स होते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है, तो IMPS भी होता है आपके सामने। तो जितना भी हमारे यहाँ पेमेंट मैकेनिज़्म होता है, जो फ़ंड ट्रांसफ़र का सिस्टम होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो एक अथॉरिटी मैनेज करती है या फिर उस अथॉरिटी के थ्रू मैनेज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे यहाँ पेमेंट के कितने सिस्टम हैं, ठीक है, तो उस पेमेंट का जो सिस्टम है वो कहीं भी एक तरीके से वीक सिस्टम ना हो, क्योंकि अगर पेमेंट का सिस्टम कमज़ोर हो गया, फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम जो है अगर वो कमज़ोर हो गया तो बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहता है कि मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मॉडर्न इकोनॉमी में, जो कि कहीं ना कहीं एक पेपर बेस्ड इकोनॉमी भी है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी हमारे यहाँ चलता है, और एक तरीके से हमारे यहाँ फ़ंड ट्रांसफ़र भी होता है, तो पेपर बेस्ड मैकेनिज़्म उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे नहीं रह गई है। क्योंकि अगर किसी को 1 करोड़ रुपये यहाँ से वहाँ भेजने, तुरंत भेजने तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टिल हमारे यहाँ जो पेपर बेस्ड मैकेनिज़्म है वो तो वो तो RBI कंट्रोल करती है। साथ ही जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे जो चेक का सिस्टम हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिजिटल पेमेंट है, कार्ड की बात आती है, इंटरनेट बैंकिंग है, NEFT है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको भी कौन मैनेज करता है, तो हमारा RBI ही करता है। ये जो फ़ोनपे वाला सिस्टम हो जाता है या फिर आपका गूगल पे हो जाता है, तो इन सब की जो ज़िम्मेदारी होती है वो RBI के रेफरेंस में होती है, और इनको RBI से परमिशन लेना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो फ़ंड ट्रांसफ़र, जो पेमेंट मैकेनिज़्म होता है वो भी RBI के हिस्से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेबी की, दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखो भाई, सेबी का भी कुछ हिस्ट्री पढ़ लो। शुरुआत में जब सेबी आया था तो याद रख लीजिएगा, उसको एक इंटरिम बॉडी के तौर पे लाया गया था, ठीक है। वो एक तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रायल के लिए लाया गया था कि देखे कैसा काम करती है, ये हमारे स्टॉक मार्केट को, ये हमारे कैपिटल मार्केट को मैनेज कर पाएगी या नहीं मैनेज कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ठीक है। लेकिन जो इससे स्टैट्यूटरी पावर्स मिला, जो उसको कानूनी ताकतें मिली, वो 1992 को मिली, जब सेबी एक्ट 1992 हमारे पार्लियामेंट से पास हुआ और सेबी एक्ट 1992 को बनाया गया, जिससे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को आज के टाइम पे स्टैट्यूटरी पावर्स मिले गए हैं, जिसने काम अपना 30 जनवरी 1992 से क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो सेबी आया तो था 1988 में, ठीक है, लेकिन वो ऐसी बॉडी था जो कि स्टैट्यूटरी पावर्स के साथ नहीं था। मैंने कहा ना, वो क्वासी अथॉरिटी थी, इट्स लाइक कि अर्ध ताकत वाली अथॉरिटी, जिसको कंट्रोल कहीं ना कहीं सरकार ही करी थी। सरकार ने उसको अपना एज अ ब्रांच के तौर पे बनाया था, ये देखने के लिए कि काम सही से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जब इसने सही से काम किया तो 1988 से मतलब लगभग 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद इनके काम को देखते हुए इनको एक बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, एक एक्ट पास करके, जिसका नाम है सेबी एक्ट 1992 पार्लियामेंट में, ठीक है। देखो भाई, सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है, डेवलप करती है इंडियन कैपिटल मार्केट को और प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, उसके बेनिफिट्स को और हमारे कैपिटल मार्केट को, ठीक है। जो भी कैपिटल इशू हमारे यहाँ होता है, शेयर्स की बात होती है, वो जो कंट्रोलर है उसका, वो कौन होता है, सेबी होती, क्या होती है, सेबी होती है। तो कहता है द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू हैज़ बीन रिपील्ड बाय सेबी एज अथॉरिटी अंडर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, ठीक है। तो जो यहाँ पे पहले आपके सामने एक ये था, कैपिटल इशू एक्ट 1947 था, ठीक है। तो कैपिटल इशू 1947, कैपिटल इशू एक्ट 1947, इस कानून के तहत हमारे यहाँ क्या होता था, कैपिटल इशू होता था, जो शेयर मार्केट का काम चलता था। लेकिन उसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया सेबी के थ्रू, और सेबी ने क्या कर ली, उसकी जगह ले ली। सेबी का जो हेडक्वार्टर है, जो कहता है वो है आपका, कहाँ पे देखो मेंशन है, सेबी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, और उसके जो नॉर्दर्न ऑफिस हैं वो न्यू दिल्ली में है, जो ईस्टर्न है वो कोलकाता में है, जो सदर्न ऑफिस है वो चेन्नई में है, और जो वेस्टर्न रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। तो इसका मेन हेडक्वार्टर मुंबई, और इसका नॉर्दर्न, फिर सदर्न, फिर ईस्टर्न, और जो भी है जितने भी हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो न्यू दिल्ली है वो नॉर्थ में आ जाता है, कोलकाता ईस्ट हो जाता है, चेन्नई हमारा साउथ हो जाता है, अहमदाबाद हमारा वेस्ट हो जाता है। तो सारे उसके रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी सेबी से पहले, अभी हमने देखा आया था एग्जिस्टेंस में, लेकिन उसकी एक तरीके से इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम कैपिटल इशू एक्ट 1947, ये कानून बनाया गया था। अप्रैल 1908 में जब सेबी आया और सेबी को कन्वर्ट किया गया 1992 में, तो इसका पूरा फंडा क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं सेबी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हमारा कैपिटल मार्केट पहले कौन मैनेज करता था सेबी से, तो आप कहोगे कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, CCI, क्या, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जिसको पावर थी कहाँ से, तो उसको पावर मिली थी कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 से। लेकिन ये सही से काम नहीं कर पा रहे थे, तो 1988 में सेबी को लाया गया। 1992 में सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई, और CCI की जो सारी जिम्मेदारी थी वो किसको दे दी गई, सेबी को दे दी गई, ठीक है। सेबी एक बोर्ड से मैनेज होता है, ठीक है। देखते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज में होते हैं, तो इस तरीके से सेबी में भी होते हैं। सबसे टॉप पे कौन होता है, सेबी के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जिनको कौन अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये वो इंसान होते हैं जो कि पर्सन ऑफ एबिलिटी हैं, इंटीग्रिटी है, स्टैंडिंग है इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान हो, जिसको इन फील्ड्स में अगर नॉलेज होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एज अ सेबी के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट करती है। साथ ही साथ 2 मेंबर amongst the official of Ministry of Central Government dealing with finance and administration of the company 2013 who shall be nominated by the Central Government। मतलब इन चेयरमैन के साथ 2 और जनाब होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में डील करते हैं कंपनीज एक्ट के रेफरेंस में, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है, मनोनीत करती है, ठीक है। 1 member from the amongst the official of RBI who shall be nominated by RBI। अब जो एक और मेंबर होते हैं वो RBI की ऑफिशियल होते हैं, और उनको कौन अपॉइंट करता है, तो RBI के थ्रू उनको नॉमिनेट किया जाता है। और उनके साथ 5 और मेंबर होते हैं, जिसमें से कम जो 3 मेंबर होते हैं वो होल टाइम मेंबर होते हैं, जिनको अपॉइंट कौन करती है, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये वो लोग होते हैं जिनकी कैपेसिटी है, जिनकी इंटीग्रिटी है, नॉलेज है, ठीक है। और वो नॉलेज किस फील्ड में है, तो सिक्योरिटीज़ मार्केट, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले चेयरमैन, 2 और लोग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से आते हैं, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री से आते हैं, जिनको नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। एक RBI का बंदा कितना हो गया, तो 4, और 5 अलग लोग तो कितने हो गए आपके सामने, 9। ये पूरा का पूरा बोर्ड है जो कि सेबी का होता है, जो कि जिस बोर्ड के थ्रू सेबी क्या करती है, अपने काम को परफॉर्म करती है। अब सेबी के फंक्शंस और सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। सेबी का प्रीएम्बल कहता है, कोट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इन सिक्योरिटीज़, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट फॉर मैटर्स कनेक्टेड विथ और इंसिडेंटल देयरटू। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे कहता है कि हमारे सेबी का जो फंक्शन है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको डेवलप करना, उसको रेगुलेट करना, और ऐसे कोई भी मैटर जो कि सिक्योरिटी मार्केट से रेलेवेंट होंगे उन सब के रेफरेंस में स्टेप उठाना, ये हमारे सेबी की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखो, सेबी की जो रिस्पॉन्सिबनेस है उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, जो कि बाज़ार में भी होती हैं। सबसे पहला
द इशूअर ऑफ सिक्योरिटी जो कि आमतौर पे कंपनी की बात होती है, फिर इन्वेस्टर के रेफरेंस में, और फिर मार्केट इंटरमीडियरीज के रेफरेंस में, क्योंकि ये 3 मेजर प्लेयर्स होते हैं सिक्योरिटी मार्केट के। तो इनके रेफरेंस में सेबी के फंक्शंस भी क्या किए गए हैं, कंफर्म किए गए हैं। जैसे जो इशूअर है, जो कंपनी है, उसको एक अच्छा बाज़ार मिल सके, हेल्दी कंपटीशन हो सके, जो इन्वेस्टर्स है उसकी जो राइट्स हैं, उसके जो फंड्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, और जो इंटरमीडियरीज़ हैं उनको प्रॉपरली स्पेकुलेशन, हेल्दी स्पेकुलेशन का मौका मिले, ये सब सेबी कंफर्म करवाती है। सेबी की जो ओवरऑल फंक्शंस हैं उनको 3 लेयर्स में बाइफरकेट किया गया। कितने लेयर्स में बाइफरकेट किया गया? 3। सबसे पहला क्वासी लेजिस्लेटिव, दूसरा क्वासी जुडिशियल, और तीसरा क्वासी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्वासी लेजिस्लेटिव का रेफरेंस क्या? देखो भाई, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स बनाना, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करवाना एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है। तो इसीलिए जो लेजिस्लेटिव के तौर पे जो हमारी सेबी होती है वो एक तरीके से सभी के लिए पॉलिसीज़, प्लान्स, रूल्स, रेगुलेशंस तैयार करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है। जुडिशियल के तौर पे देखा जाए तो अगर कोई कंपनीज़ में डिस्प्यूट होती है, अगर कोई इंटरमीडियरी या फिर इन्वेस्टर में डिस्प्यूट होता है, या फिर इंटरमीडियरी में डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को सुलटाने का काम, मैनेज करने का काम, ठीक है, टैकल आउट करने का काम कौन करती है? सेबी करती है, क्योंकि उसके पास जुडिशियल पावर्स भी होते हैं, जुडिशियल कैपेसिटी भी होती है। एग्जीक्यूटिव के तौर पे अगर देखा है, जैसे मैंने कहा कि जो भी आपने ड्राफ्ट्स बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहे कि नहीं हो रहे ये देखना आपका काम है। इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ऐसी बात है तो वो करना आपका काम है, और किसी चीज़ के इन्फोर्समेंट का भी आपका काम हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो सेबी उसके जो फंक्शंस हैं उनको 3 रेफरेंस में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेक होल्डर्स के रेफरेंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ क्वासी लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज़ क्वासी जुडिशियल, एंड थर्ड इज़ क्वासी एग्जीक्यूटिव। याद रख लीजिए, क्वासी का मतलब होता है अर्ध, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव कंप्लीटली नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटिव तो हमारा पार्लियामेंट बन जाता है, तो बट स्टिल ये क्वासी लेजिस्लेटिव है। उस तरीके से ये क्वासी जो एक तरीके से जुडिशियली है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम में डिस्प्यूट हुई तो आप सेबी के पास लेके जाओ, ठीक है। सेबी के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुई तो सेबी का एक अपना एपेलेंट ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे आप एक अपील कर सकते हो। अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। आपका कंप्लीटली जजमेंट जो है वो यही नहीं करेगा, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? क्वासी जुडिशियल या क्वासी लेजिस्लेटिव या क्वासी एग्जीक्यूटिव। तो क्वासी है, कंप्लीट नहीं है। 2, ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल बनाती हैं हमारे किसको? सेबी को। लेकिन यहाँ पे अपील का भी प्रोसेस है ताकि अकाउंटेबिलिटी बना रहे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल है, दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटीज़ एपेलेंट ट्रिब्यूनल, जिसमें 3 लोग होते हैं, जिनकी जो हेडिंग है वो मिस्टर जस्टिस JP देवधर कर रहे हैं, ठीक है, देवधर कर रहे हैं, और जो फॉर्मर जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, ठीक है। और जो सेकंड अपील है, अगर मान लेते हैं आप अगर सेबी से SEBI से सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप कहाँ जाओगे? सिक्योरिटीज़ एपेलेंट ट्रिब्यूनल, दैट्स कॉल्ड SAT जाओगे। पहला अपील यहाँ पे हुआ, और अगर आप इनसे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसलिए कहता है सेकंड अपील लाइज डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। सेबी हैज़ टेकन अ वेरी प्रोएक्टिव रोल इन streamlining disclosure requirements into international standards. Requirements to international standards, not into. Next, सेबी की पावर क्या क्या है? देखो भाई, सेबी की पावर है टू अप्रूव बाईलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नॉट लॉज, बाईलॉज। बाईलॉज का मतलब क्या? कि अगर हमारे किसी भी अथॉरिटी, जैसे जो हमारा सेबी है, SEBI है, ठीक है, इसको ताकत कहाँ से मिले हैं? सेबी एक्ट 1992 से। अब ये अपने अंदर कानून बनाएगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए ये काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे से हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय है। अब उसमें एक अथॉरिटी है जिसका नाम है, उसके नीचे एक अथॉरिटी है जिसका नाम है CBSE। अब कॉपी कैसे चेक होगी? कोई बच्चा अपनी कॉपी को चैलेंज कैसे कर सकता है? मार्क्स का इवैल्यूएशन कैसे होगा? रीचेकिंग होगा कि नहीं होगा, या फिर रिकैलकुलेशन ही होगा? ये सब सेबी के ये सब CBSE के बाईलॉज से काम होता है। मतलब
उस सिस्टम को चलाने के लिए जो कानून बनते हैं वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं होते बट वो अथॉरिटी बनाती है, उसी को कहा जाता है बाई लॉ। क्योंकि सेबी के लॉ से जो लॉ बना वो सेबी का बाई लॉ, दैट्स इट। तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलेगा, ये सारा काम इनके जो लॉज बनाती है, बाई लॉज बनाती है, वो सेबी होती है। सेबी का एक फंक्शन ये हो गया। नेक्स्ट, टू रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बाई लॉज। ठीक है, अगर सेबी चाहे तो यहाँ पे अपने बाई लॉज को भी क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज के रेफरेंस में। जितने भी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे अगर हम देखें इंडिया में टॉप 2 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, इनके अलावा BSNE नहीं है। फर्स्ट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता होगा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद NSE का नंबर आता है, BSE NSE। तो BSE NSE भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है एक्चुअली। ठीक है, तो इनके बुक्स को इंस्पेक्ट करना, इनके बुक ऑफ अकाउंट को देखना, पीरियडिकल रिटर्न्स को देखना, ठीक है, तो ये काम हमारा जो सेबी है वो करता है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हैं, सो कॉल्ड एजेंट्स, ठीक है, उनके बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, ये देखना कि जो डीलिंग करवा रहे हैं इन्वेस्टर्स और इश्यूअर्स के बीच में वो फ्री प्ले से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा सेबी कर सकता है, इसका फंक्शन है। साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ को कंपेल करना, क्या करना, कंपेल करना, परसुएड करना कि जो अपनी सिक्योरिटी है वो एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में क्या करें, लिस्टअप करवाएं। ओके, अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना होता है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टअप करवाना होता है। कोई BSE में करवाता है, कोई NSE में करवाता है, कोई दोनों में करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ को जो हमारी सेबी कंपेल भी कर सकती है अगर उन कंपनीज़ के सिक्योरिटीज़ की डिमांड अच्छी खासी है तो। आई थिंक सो। ठीक है, तो ये था हमारे सेबी का फंक्शन कि सेबी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। अब सवाल है कि सेबी जो है वो हमारा बिज़नेस फैसिलिटेशन कैसे करती है, बिज़नेस फैसिलिटेशन में मदद कैसे करती है। देखो भाई, सेबी एक तो जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडिया का कैपिटल मार्केट तैयार करेगी। अगर आप सोचो कि कैपिटल मार्केट बिना पूंजी कोई भी धंधा चलता है क्या, नहीं जी, नहीं चलता। तो इसलिए जितने भी कॉर्पोरेट इश्यूज़ होते हैं उनको मैनेज करना, पब्लिक ऑफरिंग जो आम जनता के बीच में जो शेयर्स जाते हैं उनको तरीके से मैनेज करना, ठीक है, और कुछ जो कंपनीज़ हैं वो अच्छे से कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर पाएँ, उनके पैसे की ज़रूरत पूरी हो पाए। ठीक है, ये देखते रहना कि जो ट्रेडिंग हो रही है शेयर्स में, जो स्टॉक एक्सचेंज के जो फ्लोर पे हो रही है वो सही तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। साथ ही साथ ये भी फैसिलिटेट करना ओवरसीज़ एंटिटीज़ डिज़ायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट एंड डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट एंटिटीज़ डिज़ायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ओवरसीज़ मार्केट। मतलब कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में आना चाह रही हैं, कुछ इंडियन कंपनी हैं जो कि बाहर जाके पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। तो ये भी कन्फर्मेशन का काम कौन कर सकता है, तो सेबी कर सकती है, क्योंकि सेबी से पूछ के ही आप स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में आओगे और आप सेबी से पूछ के ही बाकी दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट करती है मार्केट डेवलपर्स और रेगुलेटर्स अब्रॉड के बीच में। मतलब जो बाज़ार के जो लोग होते हैं और जो अब्रॉड के जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनके बीच में एज अ मीडिएशन का भी ये काम करती है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स फेथ इन द फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड दस अश्योर्स द कॉर्पोरेट्स ऑफ स्टीडी फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, देखो ये बात एकदम सीधी है। इन्वेस्टर का भैया पैसा लगा होता है और इन्वेस्टर इस उम्मीद से देखता है कि भाई हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे तो स्टॉक मार्केट में कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो वॉच डॉग है दैट्स कॉल्ड सेबी, वो तो बैठा ही हुआ है मेरे इंटरेस्ट को एक तरीके से बचाने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। इसीलिए इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट पे काम चलता रहे, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सेबी की होती है। तो चलिए यहाँ पे सेबी क्या हो जाता है, ओवर, और सेबी के साथ ही इस सेशन के कंटेंट को हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन की शुरुआत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ होगी और नेक्स्ट सेशन में चैप्टर भी आपको क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तब तक के लिए सारे कंटेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून, बी सेफ।